राजीव जी, पहली बात तो ये कि कर्नाटक से बना है 1 नवंबर 1956 से, तब से अब तक कभी भी बीजेपी को वहां स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बहुमत ही नहीं मिला। 2013 या 2018 में बड़ी पार्टी थी बीजेपी, लेकिन उसे कोई बहुमत मिला नहीं। तो कांग्रेस के दूसरे विधायकों को तोड़ तोड़ के दल बदल करके बीजेपी वहां सरकार बनाती रही। अब नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां दोबारा सरकार बनाना उन्हें मुश्किल लग रहा है। पिछली बार तो दल बदल करवा के सरकार बना ली थी। नरेंद्र मोदी के नाम पर सरकार बनाने में दिक्कत यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो बातें कही वो ये कि स्थानीय मुद्दों को बहुत ज्यादा महत्व उन्होंने दिया है। इसके अलावा 40% करप्शन का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया है और स्थानीय मुद्दों के साथ ही विकास की जो बातें, विकास के जो दावे कांग्रेस ने किए हैं वो बीजेपी को भारी पड़ रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से हैं और उन्होंने कर्नाटक के चुनाव को बहुत अहम माना है और वो सक्रिय हैं। उनके बेटे भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वे खुद कर्नाटक से हैं। तो इन सब बातों को देखकर बीजेपी की सांसद आई हुई है। बताइए नरेंद्र मोदी जी ये क्यों कहते हैं अपने साथियों से, अपनी पार्टी के वर्कर्स से, वो भी ऑनलाइन जाके, कि मैं जल्दी ही आऊंगा। वे तो हर जगह जाने के लिए तत्पर रहते हैं, उधार बैठे रहते हैं, क्यों नहीं जाते? लगता है प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्हें इस बात का एहसास है कि कर्नाटक में अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि कर्नाटक को जो ड्यू मिलना चाहिए था केंद्र से वो नहीं मिला। देश के जीडीपी में 8% से ज्यादा का योगदान देने वाले राज्य को जीडीपी में उसका जीएसटी में जो योगदान था वो वापस नहीं मिला। स्थानीय लोगों की उपेक्षा हुई। बीजेपी की सरकार में उन नेताओं की उपेक्षा हुई जो बीजेपी के झंडा बरदार थे और उन नेताओं की उपेक्षा न केवल नरेंद्र मोदी ने की बल्कि उन नेताओं की उपेक्षा अमित शाह ने भी की। बाद में नरेंद्र मोदी भले ही वहां हालात को सुधारने के लिए गए लेकिन वो कर नहीं पाए। बची खुशी कसर जो थी वो गृह मंत्री जी ने पूरी कर दी जब उन्होंने ये कहा कि अगर हम यहां सरकार में नहीं आए तो यहां दंगे होंगे। तो स्पष्ट है कि ये किस पार्टी की तैयारी है कि अगर हम सत्ता में ना आए तो दंगे कराएं, या हम सत्ता में आए तो हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। तो ये बीजेपी हर तरफ से घिर गई है और राजनीति में जो बड़ा बदलाव होगा वो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होंगे, हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी इन राज्यों के साथ चुनाव हो जाए, हो सकता है कश्मीर में भी चुनाव हो जाए। संभावना है कि महाराष्ट्र में जो बदलाव दिख रहे हैं, जो कर्नाटक से लगा हुआ राज्य है और वहां राजनीतिक उथल पुथल है, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आने वाला है। हो सकता है केंद्र की सरकार राष्ट्रपति से सिफारिश कर दे कि महाराष्ट्र में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और कुछ दिनों के बाद जब राज्यों में चुनाव हो तो वहां के चुनाव कराए जाए। तो कुल मिलाकर सब तरफ से बीजेपी घिरी हुई है। बची खुची कसर सतपाल मलिक ने निकाल दी है, उन खिलाड़ियों ने निकाल दी, उन पहलवानों ने निकाल दी जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री अपने घर बुलाते थे और उनके साथ सेल्फी लेते थे, और जब वे बेटियां धरने पर बैठी है, आंदोलन कर रही, तो उनकी तरफ देखते भी नहीं है। तो ये सारी बातें एक के बाद एक सीधा बीजेपी के खिलाफ जा रही है। और लगता है कर्नाटक में बदलाव, राजनीति में बड़ा बदलाव इसीलिए आएगा कि जो डबल इंजन की सरकार का नारा बार बार दिया जा रहा था, एक तो कर्नाटक में उससे लोग निजात पाएंगे, दूसरा उत्तर प्रदेश और बिहार में, बंगाल में जिस तरह की राजनीतिक हो रहे हैं वे सब के सब बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहे हैं और देश की हवा बदल रही है। लोग बीजेपी से, बीजेपी के नेताओं से आजिज आ चुके हैं, उनके बड़बोलेपन से और उनकी अहंकारी नीतियों से। आप लगातार देखें कई राज्यों में, एक के बाद एक कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, अगर वहां पर ईमानदारी से जांचें हों तो पता नहीं कितने बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे हों, लेकिन चूंकि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई
बीजेपी के हाथ में है, केंद्र की उस सरकार के हाथ में जो बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही है, तो ये लोग बचे हुए हैं। तो बहुत सारे बदलाव हैं और कर्नाटक देश की राजनीति में उस बड़े बदलाव का एक बड़ा झंडा बरदार होगा। राजीव जी, प्रचार और दुष्प्रचार की जो कलाएं, 16 कलाओं में निष्णात है बीजेपी के नेता। अब देखिए, खड़गे जी ने क्या कहा था। खड़गे जी ने यह कहा था कि नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी हैं। उन्होंने जो कन्नड़ में भाषण दिया, नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी वाणी में जहर। इसे वो क्या कहना चाहते थे, यह बात अलग है। और इसी बात पर स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर वगैरह 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 बहुत सारे लोग टूट पड़े। दूसरी बात है कि आपने भ्रष्टाचार की बात की। 40% भ्रष्टाचार का तो आरोप है, लेकिन तुमकुरू से बीजेपी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया, एल.सी. नागराज को, वो एक पुराने आईएएस अधिकारी हैं, उन पर 4000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि कुमतुरु के विधायक नागराज के उम्मीदवार नागराज जी पर 4000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट दिया। और क्यों दिया, इस बारे में बहुत सारी बातें हैं कि क्यों नहीं दी। एक और बात, जब नड्डा जी और अमित शाह कर्नाटक में गए 2 दिन पहले, तो कोई भी लिंगायत समुदाय का नेता उनसे मिलने के लिए नहीं आया। इस पर दिल्ली हाईकमान से येदी साहब को कहा गया कि लिंगायत नेताओं से मिलिए और बात कीजिए। उसके बाद येदी साहब ने कहा कि मैं किसी भी दशा में जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे लोगों को जीतने नहीं दूंगा। और खास बात यह कि नरेंद्र मोदी जब अगली बार चुनाव सभा में आएंगे, कर्नाटक में जब भी आएंगे, तो उनके निशाने पर ये लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार, ये 2 ही लोग हैं। तो ये सारी बातें स्पष्ट हो रही है कि बीजेपी किन बातों पर चुनाव लड़ रही है। टीपू सुल्तान उसके मुद्दे हैं, हिजाब उसका मुद्दा है। जो बात नड्डा जी ने कही वो तो बड़ी जबरदस्त थी। नड्डा जी ने सोशल मीडिया पर कहा था 2 दिन पहले कि आप कर्नाटक के लोग मोदी जी के आशीर्वाद से वंचित हैं, इसलिए मोदी जी को वोट दीजिए। यानी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में मोदी जी कहीं से खड़े हुए, शायद नरेंद्र मोदी जी, तो लोग उनको वोट दें, ये उनकी अपील। तो आप समझ जाइए कि बीजेपी का प्रचार तंत्र या दुष्प्रचार तंत्र कितना सक्रिय है। भ्रष्टाचार के जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं और बीजेपी के नेताओं ने किए हैं, वे उन आरोपों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन आरोपों की बात कर रहे हैं सीबीआई और ईडी के पुराने मामलों की, जो विपक्ष के नेताओं पर लगे हैं। और बीजेपी फिर यही कह रही है कि देखिए, हमने ईडी को सक्रिय किया, सीबीआई को सक्रिय किया, तो विरोधी लोग एक हो गए, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई न लड़ सके। भले नागराज जैसे नेताओं को हम कर्नाटक में टिकट दें, जो 4000 करोड़ के भ्रष्टाचार के सीबीआई की चार्जशीट में, यह राहुल गांधी ने नहीं कहा कि वो भ्रष्ट है, सीबीआई की चार्जशीट में शामिल है, इसलिए ये बात है। तो बीजेपी कुल मिलाकर साम दाम दंड भेद। और मोदी जी अगर कहते हैं कि बूथ पर कब्जा करो, तो बूथ पर कब्जा करो का मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि बेटा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हारा आका। यह है शायद आशय कि बूथ पर कब्जा करो, ये इनके कारण जातिवाद अपनाओ, राजनीति करो, जो भी करना है, पर बूथ पे कब्जा करो, क्योंकि चुनाव बूथ से जीता जाता है। मोदी जी जानते हैं, उन्होंने बहुत चुनाव लड़े हैं और लड़वाए हैं। आडवाणी जी को लड़वाया है, अटल जी को लड़वाया है, खुद भी लड़े हैं, तो उन्हें पता है कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। तो उन्हें पता है कि बूथ पर कब्जा कैसे किया जाता है, और उनकी लड़ाई बूथ वाली लड़ाई ही है। राजीव जी जी, बूथ वाली लड़ाई और बूथ पर कब्जा करो। लेकिन क्या एक मुद्दा